नमस्कार साथियों, मैं आपके सामने एक बार फिर से बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं और आज का टॉपिक बहुत ही शानदार टॉपिक और आज का सेशन भी बहुत अच्छा जाने वाला है। आपके सामने टॉपिक का नाम लिखा हुआ है संख्या पद्धति। आज हम इस संख्या पद्धति के टॉपिक को इतना ही बिल्कुल इसी तरीके से इतना अच्छे से क्लियर करेंगे कि दूसरी बार देखने की जरूरत नहीं आएगी और बहुत ही अच्छे से इसको समझेंगे। बात करते हैं हम किसकी? संख्या पद्धति की। किसकी करते हैं? संख्या पद्धति की। तो संख्या पद्धति में सबसे पहला हमारा नाम आता है क्या? संख्या। सबसे पहला हमारा नाम आता है संख्या। बात समझना, हमारी जो संख्या होती है वो किससे मिलकर बनती है? संख्या हमारी जो होती है वो किससे मिलकर बनती है? अंकों से मिलकर बनती है। किससे मिलकर बनती है? अंक से मिलकर हमारी बनती है संख्या। अंक से मिलकर हमारी क्या बनती है? संख्या बनती है। अब जानेंगे हम अंक क्या होते हैं। अंक भी हमने पहले से लगाकर अभी तक की जितनी भी पढ़ाई की उन सभी में, गणित की पढ़ाई में जरूरी होते हैं अंक। अंक के बिना गणित अधूरी होती है, सीधी सी बात। अब अंक जो होते हैं वो कितने होते हैं साथियों? हमारे अंक जो होते हैं वो होते हैं गणित में 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। अंक शुरू कहां से होता है? हमेशा अंक 0 से स्टार्ट होता है। 1 से कभी भी अंक स्टार्ट नहीं होता, अंक हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। और 1 जो होता है वो प्राकृत संख्या से प्रारंभ होता है। ठीक है, बात करेंगे अंक की। तो अंक कितने होते हैं? कुल 10 होते हैं। शुरुआती हमारा होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आखिरी हमारा अंक होता है 9। 9 के बाद 10 हमारा अंक, जो 10 होता है वो हमारा अंक नहीं होता है। वो 10 जो होती है वो हमारी होती है संख्या। 10 जो होती है वो हमारी होती है संख्या। 10 हमारा अंक नहीं होता है, 10 जो हमारी होती है संख्या होती है। ठीक है, इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम अंक के बारे में समझते हैं। तो गणित में, संपूर्ण गणित में सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक, गणित में सबसे छोटा अंक क्या होता है साथियों? तो वो होता है 0। गणित में सबसे छोटा अंक होता है वो क्या होता है? 0 होता है। और गणित में हम बात करते हैं सबसे बड़ा अंक, यानी बड़े अंक की जब हम बात करते हैं तो वो बड़ा अंक होता है हमारा 9। इन अंकों की सीरीज में, इन अंकों की श्रृंखला में हमारा हमारी सबसे छोटी संख्या है 0 और सबसे छोटा अंक है 0 और सबसे बड़ा अंक है 9। आई बात समझ में? ठीक है, बात समझ में आ गई। बात करते हैं हम संख्या की। संख्या होती है किससे मिलकर बनते हैं? अंक से मिलकर बनते हैं। और जो हमारे अंक होते हैं वो 10 होते हैं। 10 होते हैं। जो हमारा सबसे छोटा अंक होता है वो हमारा 0 होता है और सबसे बड़ा अंक होता है वो 9 होता है। अब बात करें इन अंकों में, तो इन अंकों में से एक भी अगर अंक हटा दिया जाए तो गणित का कोई मतलब नहीं रहता है। एक भी अंक अगर हमने हटा दिया तो इसका कोई भी मतलब नहीं रहता। जैसे हम बात करते हैं, हमारे पास जो 19 है वो एक संख्या है या फिर अंक है? तो देखो, जब 2 अंकों से मिलकर क्या बनती है? 2 या 2 से अधिक अंक मिलकर क्या बनाते हैं? अंक मिलकर संख्या का निर्माण करते हैं। 2 या 2 से अधिक अंक मिलकर क्या बनाते हैं? संख्या। चाहे जितनी भी एक अंकों का समूह ले लो, जितना भी अंकों का एक समूह ले लो, उन अंकों के समूह को हम क्या बोलेंगे? सीधी सी भाषा में हम बोल देंगे संख्या बोल देंगे। क्या बोल देंगे? संख्या बोल देंगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो आपको बात समझ में आओगे। अंक जो संख्या होती है वो अंकों से मिलकर बनते हैं। अंक होते हैं 10। अंक होते हैं 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, गणित में सबसे छोटा अंक होता है 0 और गणित में सबसे बड़ा अंक होता है 9। चलो, अब हम बात करते हैं संख्या। अब हम बात करते हैं संख्या की। संख्या पद्धति में हम बात करते हैं संख्या की। संख्या पद्धति में हम बात करते हैं संख्या की। तो संख्या साथियों हमारी होती है, संख्या हमारी होती है 2 प्रकार से। कितने प्रकार की होती है संख्या? 2 प्रकार की। एक होती है संख्या वास्तविक संख्या, एक संख्या होती है हमारी वास्तविक संख्या, और दूसरी हमारी होती है काल्पनिक संख्या।
पहली होती है वास्तविक संख्या और साथियों दूसरी होती है हमारी काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को हम इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। वास्तविक संख्या को हम इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं और काल्पनिक संख्या को हम इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर कहते हैं। आई बात समझ में? संख्या हमारी दो प्रकार की होती है, एक होती है वास्तविक संख्या और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को हम इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं और काल्पनिक संख्या को हम इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर कहते हैं। बात करते हैं हम वास्तविक संख्या को किससे डिनोट किया जाता है, जैसे कि हर चीज का एक सिंबल होता है, हर चीज का एक साइन होता है। हम बात करते हैं वास्तविक संख्या को हम किससे डिनोट करेंगे, तो वास्तविक संख्या को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। वास्तविक संख्या को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और काल्पनिक संख्या को हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। काल्पनिक संख्या को हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। बात ध्यान रखना, यहाँ पे उलझ मत जाना कि जो काल्पनिक संख्या होती है, सर आपने इमेजिनरी नंबर लगवाया था, इमेजिनरी में पहला कैपिटल आई है तो आप यहाँ पे कैपिटल आई कर दोगे, गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर इमेजिनरी नंबर लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको यहाँ पे बात ध्यान रखनी कि इमेज जो काल्पनिक संख्या होगी उसको हम स्मॉल आई से इसको डिनोट करेंगे। आई बात समझ में? इसको हम स्मॉल आई से डिनोट करेंगे। अब बात करते हैं स्मॉल आई का क्या चक्कर होता है, तो इस स्मॉल आई को हम गणित की भाषा में, इस स्मॉल आई को हम गणित की भाषा में साथियों हम क्या कहते हैं, आयोटा। इस स्मॉल आई को हम गणित की भाषा में क्या कहते हैं, आयोटा। एक बार फिर से समझ लेंगे, संख्या होती है हमारी दो तरह की, वास्तविक संख्या, दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और काल्पनिक संख्या को हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं और स्मॉल आई का मतलब होता है आयोटा। अब इस आई का चक्कर भी आगे बहुत होगा, ठीक है। बात कर देते हैं हम, पहले हम बात करते हैं काल्पनिक संख्या की, फिर हम बात करेंगे वास्तविक संख्या की। काल्पनिक संख्या से आप एक समझ सकते हो, काल्पनिक का मतलब क्या, जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, जिसको हम हमारे दिमाग में सोच सकते हैं, जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, जिसको हम माइंड में हमारी इमेज बन सकती है, ऐसी संख्या हमारी क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। कैसे काल्पनिक संख्या, जैसे बात करते हैं हम काल्पनिक संख्या की, तो काल्पनिक संख्या होती है हमारी अनंत की बात करते हैं अनंत की। अब अनंत कैसे होगा काल्पनिक संख्या, क्योंकि अनंत हमने कहीं देखा नहीं, अनंत हमने कहीं आज तक हमने अनंत को कहीं पर भी नहीं देखा। अनंत को हम सिर्फ सोच सकते हैं कि उसका आंसर इतना लंबा हो सकता है, सीधी बात। अनंत का मतलब क्या होता है कि उसको हम सोच सकते हैं, वो उसका आंसर बहुत ज्यादा हो सकता है। अनंत समझ में आ गया। दूसरा हम बात कर देते हैं, अगर किसी संख्या के बट्टे में अगर जीरो आ जाता है, किसी संख्या के बट्टे में अगर जीरो आ गया तो साथियों समझ लेना वो क्या, काल्पनिक संख्या। आई बात समझ में? अब बात करते हैं रूट के अंदर माइनस की संख्या, रूट के अंदर माइनस की संख्या होगी तो भी वो हमारा कौन सी संख्या होगी, काल्पनिक संख्या। अब बात करते हैं कैसे, क्योंकि सर इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, रूट के अंदर माइनस की संख्या कैसे होगी, क्योंकि देखो बात हम यहां पे कर लेते हैं, रूट के अंदर माइनस, अगर एग्जांपल से समझते हैं, रूट का मैं लिखता हूं 36, मैं क्या लिखता हूं, रूट का 36 लिखता हूं, मैं लिखता हूं रूट का 36। तो इसके मुझे दो आंसर मिलेंगे, इसके मुझे कितने आंसर मिलेंगे, दो आंसर मिलेंगे। या तो इसका आंसर मुझे प्लस का 6 मिल सकता है, या इसका आंसर मुझे माइनस का मैं 6 लिख सकता हूं। इसको मैं प्लस का 6 भी लिख सकता हूं, माइनस का 6। कैसे? जब मैं इस रूट को कैंसिल करूंगा, जब मैं इस रूट को यहां से हटा दूंगा, तो या तो मैंने क्या किया, प्लस के 6 का स्क्वायर किया, या फिर मैंने क्या किया, माइनस के 6 का स्क्वायर किया, या मैंने क्या किया, प्लस के 6 का स्क्वायर किया तो 36 आया, या तो माइनस का 6 का स्क्वायर किया तो मैंने 36 आया। क्यों? क्योंकि हमको क्या पता है कि जो प्लस का गुणा अगर प्लस से हम करते हैं तो हमेशा हमको मिलता है प्लस। यदि माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो हमेशा हमको आंसर मिलेगा प्लस। प्लस का गुणा यदि करते हैं हम माइनस से तो हमको मिलता है क्या, माइनस।
और यदि माइनस का गुणा हम करेंगे प्लस से तो हमको मिलता है माइनस। ये चिन्ह ज्ञान की बात है, आपको ध्यान रखनी पड़ती है। प्लस का अगर स्क्वायर किया तो प्लस का हमको 36 मिल रहा है, क्योंकि 6 का वर्ग कितना हो गया 36, और ये भी क्या है प्लस का 36 है, ठीक है, तो ये आंसर हमको मिल जाए। लेकिन ये माइनस के 6 का वर्ग भी 36 होता है। क्यों होता है? क्योंकि 6 का वर्ग होता है 36, और जो माइनस है माइनस का वर्ग भी क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो ये भी प्लस का 36 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? चलो अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्लस रूट के अंदर प्लस का 36 है, मैं इसको ऐसा ना लिख करके मैं लिखता हूं इसको रूट में माइनस का 36 लिखता हूं, और मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताना क्या हो सकता है। देखो एक बार मैं बताता हूं, जैसे इसको अगर मैं कैंसिल करूंगा तो शायद आप बोलोगे +6, शायद आप बोलोगे -6। कैसे? मैं अगर प्लस का 6 का वर्ग करूंगा या फिर माइनस के 6 का वर्ग कर दूंगा, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि मैं प्लस के 6 का वर्ग में करता हूं तो मुझे माइनस का 36 मिले? क्या ये पॉसिबल है क्या कि मैं इस प्लस के 6 का वर्ग कर दूं तो मुझे माइनस का 36 मिल जाए? ये पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि प्लस के 6 का वर्ग प्लस का 36 होता है। प्लस के 6 का वर्ग क्या होता है? प्लस का 36 होता है, ठीक है। और अगर मैं माइनस के 6 का वर्ग करता हूं तो माइनस के 6 का वर्ग भी 36 होता है, किसका? प्लस का। माइनस के 6 का वर्ग भी प्लस का 36 होता है, जो कि हमने इस ऊपर वाले कंसेप्ट के अंदर देख लिया। तो माइनस का 36 बचा, तो माइनस का 36 इसमें आएगा, इसलिए ये आयोटा का उपयोग यहां पे होता है। एक बात ध्यान रख लेना, रूट में कभी भी माइनस की संख्या नहीं आती, रूट में कभी भी माइनस की संख्या नहीं आती। लेकिन अगर तुम जबरदस्ती किसी रूट के अंदर तुम माइनस की संख्या लिख रहे हो, तुम अपनी इच्छा से माइनस की संख्या लिख रहे हो, माइनस लगा रहे हो, तो तुम्हारा इसका आंसर क्या बनता है? देखो हमको पता है 36 का वर्गमूल साथियों होता है हमारा 6। 36 का वर्गमूल होता है 6, और जो हमारा जो माइनस का, लेकिन रूट में तो माइनस का 36 है, तो हमको 6 तो लिख नहीं सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जगह क्या कर देंगे, क्योंकि हमको ये काल्पनिक संख्या है, ये हमारी काल्पनिक संख्या है, तो इसकी जगह हम लगा देंगे आयोटा, यानी कि जो माइनस का 36 होगा उसका आंसर क्या आएगा? 6 आयोटा। उसका आंसर क्या होगा? 6 आयोटा। जैसे कि बात कर देते हैं माइनस के 49 की, तो इसका क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 49 का वर्गमूल कितना होता है साथियों? 7। और हमको काल्पनिक संख्या दी हुई है, तो हम क्या करेंगे? आयोटा लगा देंगे। अगर ये आपको समझ में आया हो तो आप मुझे माइनस के 100 का वर्गमूल निकाल के बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आपके सामने मैंने इतनी सारी चर्चा की, बात कर लेते एक बार फिर से हमारा इस टॉपिक के अंदर आ जाते हैं। संख्या पद्धति में बात करते हैं पहले संख्या की। तो संख्या हमारी साथियों होती है 2 प्रकार से। संख्या हमारी होती है 2 प्रकार से। संख्या पहली होती है वास्तविक संख्या, और दूसरी संख्या होती है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, और काल्पनिक संख्या को हम स्मॉल i से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलो अब हमने काल्पनिक संख्या की बात की। तो काल्पनिक संख्या हमारी होती है इमेजिनरी नंबर, जिसको हमने स्मॉल i से डिनोट किया था, और इस स्मॉल i को हमने आयोटा कहा था। इस स्मॉल i को हमने क्या कहा था? आयोटा कहा था। और हमने काल्पनिक संख्या का अगर एग्जांपल की बात की थी तो हमने बनाया था अनंत। हमने इसका पहला उदाहरण लिया। क्यों? क्योंकि हमने अनंत की सिर्फ आज तक कल्पना की है, इसको हमने पर्टिकुलर किसी भी चीज के आगे नहीं लिखा। अनंत को हम नहीं लिख सकते, क्योंकि हम उसको सिर्फ उसकी कल्पना कर सकते हैं, उसको सोच ही नहीं सकते, उसको हम कभी भी सोच नहीं सकते। जिसको हम सोच नहीं सकते, जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, जिसकी हम इमेजिनरी, जिसको हम दिमाग के अंदर उसका चित्र बन सकता है, उसको हम क्या कहेंगे? काल्पनिक संख्या कहेंगे। और जिस संख्या के बट्टे में अगर 0 हो जाएगा, वो भी हमारी कौन सी संख्या होगी? काल्पनिक संख्या होगी, ठीक है। और मैंने बात की
रूट के अंदर माइनस की संख्या ना हो, जो मैंने आपके सामने यहाँ एग्जाम्पल करके बता दिया। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ तक तो मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इतनी देर इसको रफ कर दूँ। ठीक है साथियों, मैं आपके सामने आ चुका हूँ वापस। देखो, हमने अभी तक बात कर ली थी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के बारे में बात कर ली थी, जिसको हमने काल्पनिक संख्या को भी अच्छी तरीके से समझा। और अब हम बात करने वाले हैं किसकी? वास्तविक संख्या की। कौन सी संख्या की? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ठीक है, हम अगर इसमें बात करते हैं तो इसको भी हमने कितने भागों में बांटा है? इसको भी हमने कितने भागों में बांटा है साथियों? इसको भी हमने दो भागों में बांट दिया। इसको भी हमने कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में बांट दिया। एक हमारी होती है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और दूसरी हमारी होती है परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर, जिसको हम इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं और परिमेय संख्या को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक, चलो बात करते हैं सबसे पहले हम परिमेय संख्या। आज से हमने छठी क्लास से हमने पढ़ रखा है कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन अब p बटा q होता क्या वो हमको पता नहीं। हमको परिमेय संख्या हमने रटी रटाई है, परिभाषा याद रखी, जिसको हम p बटा q के रूप में लिखते हैं, जिसमें q बराबर नहीं होना चाहिए शून्य के। p बटा q के रूप में परिमेय संख्या को लिखा जाता है और q बराबर में नहीं होना चाहिए शून्य के। अब हमको यही नहीं पता है कि हम p क्या है हमारा और q क्या है, वो हमको पता ही नहीं। यही होता है सभी के साथ यही होता है, हमको p का पता नहीं है और q का भी पता नहीं, p हमारा क्या, q हमारा क्या। तो साथियों एक बात समझना, जो हमारी बट्टे के ऊपर वाली संख्या होती है, जिसको हम हिंदी में अंश कहते हैं, और बट्टे के नीचे वाली संख्या होती है जिसको हम हर कहते हैं। अंश बटा हर, p बट्टा, अगर सरल शब्दों में बात करें तो इसको p बट्टा q ना बोलकर हम अंश बटा हर के रूप में बोलते हैं, तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि हमको पता होना चाहिए अंश और हर, जिसको हम इंग्लिश में अंश को न्यूमरेटर बोलते हैं, अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं और हर को हम इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं। बात करते हैं परिमेय संख्या की। अब वापस टॉपिक पे आ जाता है हमारा। परिमेय संख्या की जब हम बात करते हैं तो परिमेय संख्या को हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। जिसको हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं वो हमारी होती है परिमेय संख्या, जहां पर हमारा हर बराबर नहीं होना चाहिए किसके? शून्य के। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं और हमारा हर बराबर किसके नहीं होना चाहिए? शून्य के। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, कोई भी एग्जाम्पल x y z कोई भी एग्जाम्पल ले, चाहे तुम इसमें वेरिएबल भी ले सकते हो, चाहे कांस्टेंट टर्म भी ले सकते हो। जैसे कि बात करते हैं 4/5, 6/10, 11/16, 15/20, x y z कुछ भी ले सकते हो, ये सारे परिमेय संख्या के उदाहरण हैं। बात करते हैं एक अंक हो, वो भी एक परिमेय संख्या है। कैसे?
एक अंक है वो भी एक परिमेय संख्या। कैसे? क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या, किसी भी अंक के बट्टे में अगर कुछ नहीं, जो अंक अकेला है उसके बट्टे में हमेशा ही एक होता है। जो अंक अकेला हो उसके बट्टे में हमेशा ही एक होता है, ये बात ध्यान रखनी है। तो हमको क्या बात ध्यान रखनी है कि अंश बटा आर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन नई चीज हमने क्या सीखी, जो अकेली संख्या, जो अकेला अंक होता है, जो एक अकेली संख्या होती है, वो भी अगर अकेली हो तो भी उसको हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। क्यों बोलेंगे वो मैंने आपके सामने बताया। जब उसके नीचे कुछ नहीं है फिर भी वो क्या होती है, एक होती है। ठीक है, अब देखो, अब देखते हैं हम परिमेय के बारे में बात कर ली, अब बात करते हैं हम अपरिमेय के बारे में। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या क्या होती है? इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसको हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, तो हम इसको अंश बटा हर के रूप में, अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते। सीधी बात, नो बकवास। हम क्या करेंगे, इसको अंश बटा हर के रूप में लिखेंगे और इसमें हर नहीं होना चाहिए, जीरो होगा। बात है समझ में? लेकिन इसको हम अंश बटा हर के रूप में लिख ही नहीं सकते, तो इसमें जीरो आएगा ही नहीं, पहली बात। तो इसको हम अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि इसको बटे की संख्या में नहीं लिख सकते। हमको ये बात समझ में आ गई कि अपरिमेय संख्या को हम अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते। तो कैसे लिखेंगे? जैसे इसके अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम पहला उदाहरण लेते हैं किसका? पाई का। पहला उदाहरण क्या लेते हैं? पाई का। अब पाई हमारी होती है अपरिमेय संख्या, पाई हमारा होता है अपरिमेय संख्या, लेकिन जो पाई का मान होता है, पाई का मान क्या होता है? 22/7। पाई का मान क्या होता है? 22/7, जो हमारी कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। अब कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूं। पाई का, जो हमारी पाई होती है वो हमारा होती है अपरिमेय संख्या, लेकिन जो पाई का मान है, लेकिन जो पाई का मान है, पाई का मान क्या है? 22/7। पाई का मान है 22/7, वो हमारी क्या है? परिमेय संख्या। कैसे? देखो, पाई की हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, पाई हमने ना ही किसी ने देखा है, और पाई एक मान लेते हैं कांस्टेंट टर्म कहते हैं, इसको हम कांस्टेंट टर्म कह सकते हैं, ये एक स्थिर है, इसको हम हिला नहीं सकते, ये अपने मत के अनुसार बार बार चेंज होती रहती है। कैसे? जैसे हम बात करते हैं साइन π/2 बराबर है 1 के। साइन π/2 बराबर है किसके? 1 के। अब हम इसमें ऐसा क्या करें? अब हम इसमें ऐसा क्या करें? मेरे ख्याल से दिख नहीं रहा आपको। साइन π/2 बराबर है 1 के। ठीक है, अब हम इस पाई की क्या वैल्यू रखें? देखो मैंने क्या बात कही, मानना है, मानी हुई संख्या कहां आएगी? अपरिमेय में आएगी। साइन π/2 बराबर है 1 के, लेकिन हम पाई हम क्या माने? पाई हम क्या माने? यहाँ पे 1 आ जाए, तो हम क्या करते हैं? हम पाई मानते हैं, देखो हम पाई मान लेते हैं 180 डिग्री। पाई मान लिया हमने 180 डिग्री। अब इस पे हमको भाग किसका देना है? 2 का देना है। तो अगर हम 2 में 18 का भाग देते हैं, यहाँ पे 90 हो जाएगा। 2 में 180 का भाग दे देंगे, 90 हो जाएगा। तो हमको क्या पता है? साइन 90 डिग्री का मान होता है हमारा 1। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू चेंज हुई, पाई की वैल्यू चेंज हुई। तो देखो साइन जो पाई होता है वो हमारी अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो हमारा पाई का मान होता है वो परिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान हर बार चेंज होता रहता है। जैसे कि पाई का मान 22/7 है, लेकिन यहाँ पे चेंज हुआ। पाई का मान अगर आपने पढ़ा हो तो 3.1415 ऐसा कुछ अनंत तक चलता रहता है। ये भी हमारा पाई का मान होता है। हर बार पाई का मान क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। बात समझ में आई? ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं तो हम मान लेते हैं थीटा। हम मान लेते हैं क्या? थीटा। और थीटा को आपने सुना होगा, ये ग्रीक का, ये भी ग्रीक का है और ये भी ग्रीक का ही है। तो बात करते हैं थीटा की, तो थीटा की भी बहुत सारी वैल्यू होती है। 0 डिग्री होती है, 0 डिग्री होती है, 30 डिग्री होती है, 90 डिग्री होती है, 45 डिग्री होती है, 120 डिग्री होती है, 180 डिग्री होती है।
थीटा के भी बहुत सारे मान होते हैं, लेकिन जो थीटा होती है वो हमेशा अपरिमेय रहेगी। लेकिन जो थीटा का मान हो, चाहे कुछ भी लिख दो, 90 डिग्री हम मान लेते हैं। थीटा है हमारी परिमेय संख्या और थीटा का मान है वो हमारी कौन सी, अपरिमेय संख्या, बराबर। अब अगर हम बात करें कि अब हम बात करते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम बात कर रहे हैं √4 तो एक परिमेय संख्या है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर इसके ऊपर भी रूट है और इसके ऊपर भी रूट है, तो आपने इसको अपरिमेय कैसे कहा और आपने इसको परिमेय कैसे कहा, क्वेश्चन उठ रहा है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी हम करते हैं। रूट के पहले इसको समझ लेते हैं, रूट का 4 यानी कि 4 का वर्गमूल हमारा होता है 702। अब मैंने बात बताई थी, जो भी अंक हो, जो भी संख्या हो, कुछ नहीं हो, उसके बटे में 1 है, इसका मतलब वो क्या है, परिमेय संख्या। तो जो 2 है वो हमारा कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। रूट का 4 इसका आंसर हमारा 2 मिलता है, तो रूट का 4 हमारी कौन सी परिमेय संख्या हो गई। अब अगर हम बात करते हैं √3 की, अगर हम √3 की करते हैं तो √3 को अगर हम जब भी सॉल्व करेंगे, √3 को अगर हम जब भी सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.732956 डैश 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 डैश। ये अनंत तक चलती रहेगी, ये अनंत तक चलती रहेगी। और हमने पढ़ा है क्या, अनंत तक चलने वाली संख्या अपरिमेय होती है। अनंत तक तो क्या बोल सकते हैं, क्यों कि यहाँ पर डॉट के बाद में बहुत सारी संख्या है, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, तो काल्पनिक में भी आ जाएगी। और अपरिमेय में हमने इसलिए लिखा क्योंकि एक एग्जांपल में और देता हूँ, यहाँ पे एक आ गया पॉइंट, तो आप सोच रहे होंगे सर हम पॉइंट को हटा के भी तो हम नीचे लिख सकते थे, ये भी अंश बटा r के रूप में हो जाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे कि हम देख लेते हैं 1.45, ये हमारा किसी क्वेश्चन को हमने सोल्व किया, हमारा आंसर ये आया। हम एक काम करते हैं, पॉइंट को हटा लेते, नीचे आ जाएगा 100, तो यहाँ पे 145/100 आ गया, जो कि हमारी परिमेय संख्या। बात करते हैं 1.2, तो जब इसका हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी कि 12/10 आ गया। तो ये तो परिमेय संख्या हो गई, ये परिमेय। लेकिन यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ पे हम पॉइंट हटाने के बाद हमको आगे की संख्या ही नहीं पता है, ये अनंत तक चलेगी, तो हम इसके पीछे जीरो कितने लगाएं, हम इसके पीछे कितने जीरो लगाएं कि ये परिमेय हो जाए। हो सकता है, ऐसा करना इम्पॉसिबल है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, परिमेय संख्या बोल दिया। ठीक है, चलो, इसका मतलब हमको यहाँ पे क्या बात समझ में आई, कि यहाँ पे जो अपरिमेय में संख्या क्या होगी, अपूर्ण वर्ग संख्या। और यहाँ पे क्या होगा, रूट में पूर्ण वर्ग संख्या। और अगर बात समझ लेते हैं, रूट के ऊपर अगर हम यहाँ छोटा सा 3 बना लेते हैं, तो यह वर्गमूल की जगह ये हो जाता घनमूल। तो एक एग्जांपल समझ लेते हैं, अपूर्ण घन संख्या जितनी भी होगी वो हमारी होगी अपरिमेय संख्या, और पूर्ण घन संख्या हमारी होगी परिमेय संख्या। बात समझ में, बात करते हैं एक बार फिर से, एक बार पूरे टॉपिक को समझ लें। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय को हम अंश/r के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें हर हमारा नहीं होना चाहिए 0 के, और अपरिमेय हमारा हम अंश/r के रूप में नहीं लिख सकते, जिसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे। ठीक है साथियों, आपके साथ में बस इतना ही समय में ले चुका हूँ, और इस सेशन में, इस टॉपिक में अगर आपको कुछ भी डाउट लगता हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। और इसके बारे में अगर कहीं जानकारी और चाहिए या फिर किसी और चीज की अगर वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट करिएगा, आपके सामने उस वीडियो को लेकर मैं जरूर प्रस्तुत होऊंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।